तो 9 मई 1540 को इस राजपूताना की धरती पर भारत के सबसे बड़े सपूत, भारत के सबसे महान योद्धा, भारत के सबसे बड़े महापुरुष, उनका अवतरण हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ की कटारगढ़ के जनाना कक्ष में। इस समय एक छोटा बालक अवतरित हुआ था और आप इमेजिन करो कि महाराणा सांगा का तो क्या था, वो पौत्र, महाराणा सांगा का पौत्र, महाराणा उदय सिंह का पुत्र, और वो वीर बालक जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक अपनी छाप छोड़ी। अब्राहम लिंकन एक बार भारत आए थे, तो अब्राहम लिंकन ने भारत आते ही सबसे पहली इच्छा बताई कि मुझे हल्दी घाटी जाना है। अरे गर्मियों के दिन है, हल्दी घाटी तप रही है, आप फिर भी चलना चाहते हो, चलिए। हल्दी घाटी लेकर गए उनको, और हल्दी घाटी जाने के बाद उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी को एक कपड़े में समेटा और अपने साथ रख लिया। उनसे पूछा, भाई आप ये मिट्टी ले जा रहे हो, क्या करोगे? अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि ये मिट्टी मेरी मां ने मंगवाई है और मेरी मां इसका क्या करेंगी, तिलक करेंगी। तो इतना महान ये व्यक्तित्व है कि जिसके बारे में आप और हम जैसे हजारों लोग मिलकर भी अगर वर्णन करें तो भी वर्णन संभव नहीं है। इतने सारे गुण हैं, क्वालिटीज हैं कि आप स्वाभिमान देते हो कि महाराणा प्रताप अगर चाहते, स्वाभिमान क्या होता है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि पुरुष और प्रकृति, ये दो चीजें होती हैं, इन दोनों के मेल से सृष्टि बनती, और इस सृष्टि में बहुत अनगिनत प्रकार के जीव हैं। अपने संस्कृति में कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के क्या हैं, जीव हैं। और अब तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे कीट पतंगे हैं, बहुत सारे चौपाई एनिमल हैं, बहुत सारी जो है क्या है क्वालिटीज हैं इसमें। लेकिन आप एक मनुष्य को ही अलग कर पाते हो, और मनुष्य में और बाकी जीव जंतुओं में जो अंतर आता है ना, सबसे बड़ा अंतर, वो किसका आता है? स्वाभिमान। मनुष्य के अंदर स्वाभिमान होता है, पशुओं में स्वाभिमान नहीं होता है। पशु को आप आज 2 गालियां देके, 2 डंडा देके घर से भगा दो, वो चला जाएगा, और कल उसके सामने रोटी के टुकड़े फेंक दो तो वो आ जाएगा और उनको खा ले। लेकिन आप मनुष्य के साथ, जो वास्तव में मनुष्य है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा जो अंतर है वो किसका अंतर है? और इस स्वाभिमान के अंतर को स्पष्ट देखा जा सकता है महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में, कि महाराणा प्रताप अगर अकबर के केवल यस कर लेते, केवल इतना कह देते कि ओके, फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते। अकबर ने फेसबुक पर कई बार, 4-5 बार महाराणा प्रताप को क्या भेजी थी? फ्रेंड रिक्वेस्ट। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार फ्रेंड रिक्वेस्ट को नकार। पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको पता है, जलाल खां। दूसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट मानसिंह। तीसरी भगवान। चौथी, अरे बोलो, टोडरमल। तो 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और चारों फ्रेंड रिक्वेस्ट को महाराणा प्रताप ने क्या किया? नकार। अगर वो एक भी बार यस कर देते तो मानसिंह को, आपको पता है, मुगल दरबार में 7000 का मनसब प्राप्त था। मानसिंह को कितना मनसब प्राप्त था? 7000। आप यकीन मानिए, अगर महाराणा प्रताप अकबर के फ्रेंड बन जाते तो महाराणा प्रताप को कम से कम 15-20 हजार का मनसब स्पेशल देना पड़ता। यानी कि भारत में वास्तव में शासन किसका रहता? महाराणा प्रताप। अकबर तो केवल अपनी मोहर लगाता। अकबर का इतना कहना था कि अगर ये वीर, ये मेवाड़ का शेर अगर मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे झंडे के नीचे आ जाए, तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मैं इसको ही बना दूंगा। मैं तो केवल क्या कर लूंगा, अपने नाम से ही शासन कर, ये जैसे कहेगा ना वैसे शासन कर ले।
होता यह है कि जब आप उस बच्चे को, आपने कहीं गए होंगे रिश्तेदारियों में, तो आप देखते हो कि वहां पे मान लो आपके 2-3 बच्चे हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, और 2-3 बच्चे हैं वो आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब ठीक। लेकिन एक बच्चा जो है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, और आप उससे बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आपके ऊपर एक दिमाग में एक जिद हो जाती है कि इस बच्चे को तो बुलवाना ही है, और यहां तक कि आप अपनी जेब में जितने भी पैसे होते हैं उन सब की चॉकलेट दिलाने को तैयार हो जाते हो, यार ये बच्चा बोले मुझसे। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा नहीं बोले, वही स्थिति होती है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को सब कुछ देने को तैयार था अकबर, और यही कारण है कि कब 5 फरवरी 1615 महाराणा कौन थे? अमर सिंह। और अमर सिंह के समय में क्या होती है? संधि। और संधि होती है, लेकिन उस संधि में खास बात यह थी कि शर्तें बिल्कुल स्पेशल थी। बाकी सारे राजपूत राजा थे, उनको मुगल दरबार में हाजिरी देना, मुगल दरबार में जाके खड़े होना जरूरी था। लेकिन यहां पे शर्त क्या थी कि मुगल दरबार में महाराणा कभी भी नहीं। स्पेशल शर्त, एक स्पेशल शर्त यह थी कि बाकी राजपूत राजाओं के वैवाहिक संबंध थे अकबर और उनके पुत्रों के साथ, लेकिन मेवाड़ से कभी भी किसी भी कुंवरी का, किसी भी कन्या का डोला मुगल दरबार में मुगलों के लिए नहीं जाए। उस टाइम पे डोला भेजा करते थे। डोला, डोला होता है ना, डोली। अब आप तो डोली केवल गानों में सुनते होंगे या फिर फिल्मों में देखते होंगे डोली। अब तो डोली बहुत पुरानी बात हो गई। पहले क्या होता था, मुगल संबंध, वैवाहिक संबंध कैसे होते थे कि राजपूतों के यहां से 2 तरह से होते थे। जो छोटे और कमजोर राजा थे, वो कमजोर राजा तो अपनी राजकुमारी या जो भी कन्या है उसका डोला भेज देते थे मुगलों के लिए, मुगल साम्राज्य में, मुगल राजधानी में, ठीक है। और दूसरा तरीका होता था कि अगर कोई राजपूत राजा थोड़ा सशक्त है, पावरफुल है, तो फिर दोनों का किसी बीच वाली स्थान पर, कहीं मध्यस्थ वाली जगह पर क्या होता था, विवाह होता था। जैसे आमेर के राजा भारमल है, और भारमल की पुत्री थी राजकुमारी हरखाबाई, जिसको आप जोधाबाई के नाम से जानते हो। उस हरखाबाई का विवाह कहां पे हुआ था? सांभर में। कहां हुआ था? सांभर। आपने पढ़ा सुना होगा सांभर का नाम, तो सांभर में विवाह होता है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी अलग थी मेवाड़ के लिए। मेवाड़ के लिए शर्तें कितनी अलग थी, और ये क्यों अलग थी? किसका प्रभाव था ये किसका प्रभाव था? ये स्वाभिमान। और किनका स्वाभिमान? महाराणा प्रताप। उन्होंने कहा मुझे पूरे हिंदुस्तान का राज्य मिल जाए तो भी मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। आमेर के भगवान दास जब समझाने आए थे, तो भगवान दास ने कहा कि देखो, अकबर एक शक्तिशाली राजा है, पूरे हिंदुस्तान का सम्राट है, और अपने को सबको उसका सहयोग करना चाहिए, अपने को सभी को ही उसके अधीनता में आना चाहिए। आप इसलिए संघर्ष का रास्ता छोड़ दो और अधीनता को स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज से बहुत सालों पहले एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खानवा का युद्ध, और बाबर के विरुद्ध लड़ा था मेरे दादाजी ने, और अकबर के दादाजी ने आपस में वो युद्ध लड़ा था ना भाई। महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा, और अकबर के दादा कौन? बाबर। दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में आपके आमेर की तरफ से पृथ्वीराज कछवाहा मेरे दादाजी के झंडे के नीचे, मतलब मेरे दादाजी के पक्ष में युद्ध करने आए थे। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध आए थे कि आज आप युद्ध शुरू करो अकबर के विरुद्ध, और मैं आपके झंडे के नीचे आपके अधीनता में युद्ध लड़ूंगा। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। कि मैं आप, उनके कहने का मतलब मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा,
मैं आपके झंडे के नीचे युद्ध करूं, आप संघर्ष करो, आप छोड़ो अकबर की अधीनता को और अधीनता के बजाय आप संघर्ष का रास्ता चुनो, तो मैं आपके साथ में आपके झंडे के नीचे और आपके आदेशों के अनुसार क्या लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो बेचारे भगवान दास जो है वो अपना सा मुंह लेकर वापस चले। तो ये आप समझिए इस व्यक्तित्व में, इस महापुरुष में कितना स्वाभिमान था कि भले ही उसको जंगलों में भटकना पड़ा, अपने राजपाट महल, भले ही उसे पत्तों पर सोना पड़ा, अपने सारी सुख सुविधाओं का उसको त्याग करना पड़ा। आपको क्या लगता है अधीनता स्वीकार करने में और अधीनता नहीं स्वीकार करने में कितना बड़ा अंतर है, आपको पता है? अधीनता स्वीकार करोगे तो अकबर का आपको मिलेगा अभय हस्त और आप आराम से अपने राज्य में खुशहाली के साथ राजा बन के रहो। और यहां तक कि हिंदुस्तान में भी विभिन्न स्थानों पर आपकी क्या होगी, सत्ता होगी। मानसिंह को काबुल का, बंगाल का बनाया था सूबेदार। भाई मानसिंह जो था, मानसिंह को 7,000 का मनसब था। 7,000 का मनसब मानसिंह के अलावा किसी को भी प्राप्त नहीं था उस टाइम पे। केवल एक व्यक्ति था जो अकबर का भाई था, मिर्जा अजीज, केवल उसको। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण पद दिया था मानसिंह को। अब आप सोचो जब मानसिंह को यह पद मिल रहा था तो महाराणा प्रताप को कौन सा पद मिलता, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़ा। उस सोने चांदी के बर्तनों के बजाय उन्होंने पत्तों में खाना खाया। बहुत अच्छे और आरामदायक बिस्तर के बजाय वो पत्थर की शिलाओं पर सोए, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इसलिए हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जब इतने राजा होकर और इतने संघर्ष कर सकते हैं, तो हम तो राजा है ही नहीं, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हम तो ऑलरेडी संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो वैसे ही चल रहा है भाई। हमारे पास तो वैसे ही पत्थर के ही बिस्तर है, वैसे ही हमारे पास तो पत्तलों में खाने का है भाई। स्टील के बर्तन है कोई खास, सोने चांदी के बर्तन तो अभी भी नहीं। तो जब वो राजा होकर ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर और संघर्ष अपना सकते हैं केवल इसलिए कि स्वाभिमान से जीना है, तो आप लोग क्या अपने जीवन में अपना सिर ऊंचा रखकर, अपने माता पिता का सिर ऊंचा रखकर, अपने पूरे परिवार का सिर ऊंचा रखकर स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते? ये प्रेरणा मिलती है हमको। सबसे बड़ा गुण महाराणा प्रताप का अगर कोई है तो वो क्या है? स्वाभिमान। इसके बाद में तो सारे ही गुण थे, उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो उनमें नहीं है? उनमें मानवीयता है, उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम है, उनमें नेतृत्व क्षमता है। और नेतृत्व क्षमता आप देखोगे कि जो भील, मेवाड़ में भील रहते थे बहुत सारे, और जो भील वर्षों से मेवाड़ से कटे हुए थे, मेवाड़ का सहयोग नहीं कर रहे थे, वो भील महाराणा प्रताप के नेतृत्व के कारण अपनी जान देने के लिए, लड़ने के लिए कहां आ गए? हल्दी घाटी के। और कौन था भीलों का सरदार? राणा पूंजा। तो आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति में कितना नेतृत्व रहा होगा कि जिनका कभी इतना वो था कि वो लोग आपस में, भीलों का और महाराणाओं का आपस में बातचीत तक नहीं थी, न एक दूसरे के क्षेत्र में। भील जंगल में रहते थे और ये लोग नगर में रहते थे, गांवों में रहते थे इनका, लेकिन फिर भी कोई वार्तालाप, किसी तरह का व्यवहार नहीं था। और उस महान व्यक्तित्व ने भीलों को अपनी तरफ आकृष्ट किया अपने गुणों से, अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से। और आप देखते हैं कि हल्दी घाटी में राणा पूंजा हजारों भील सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप से कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम आपके साथ हैं और हमारे आपके साथ लड़ेंगे और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे। तो ये उनकी नेतृत्व क्षमता थी। वरना और भी महाराणा थे, उनके साथ तो भील नहीं आए थे लड़ने। खानबा के युद्ध में आपने भील देखे थे क्या? नहीं देखे थे। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में आप देखते हैं राणा पूंजा को देखते हैं, तो ये उनमें नेतृत्व का गुण था। महिलाओं के प्रति सम्मान। आप सुनते हैं कि जब रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना मेवाड़ में आक्रमण करने के लिए कैंप लगाते हैं, और एक दिन अमर सिंह ऐसे मौका पड़ने पर उनकी सारी बेगमों को, उनकी महिलाओं को लेकर
और आ जाते हैं अपहरण करके। तो महाराणा प्रताप उनको, उन महिलाओं को, उन बेगमों को यथोचित जैसा वो पहनते हैं वैसे वस्त्र मंगवाकर उनको वस्त्र ओढ़ाते हैं और सम्मान सहित उनको वापस। आप कल्पना करिए कि उस टाइम पे दुश्मन की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, उस टाइम पे, उस वक्त दुश्मन के कुत्ते को भी मारकर खा जाते थे लोग, दुश्मन का कुत्ता भी नहीं छोड़ते थे। और उस टाइम पे महिलाएं जो हाथ में आ गई, उन महिलाओं को छोड़ दिया, वो भी सम्मान के साथ वापस। ऐसा उदाहरण पूरे मध्यकाल में, मैं पूरे मध्यकाल की बात कर रहा हूं, पूरे मध्यकाल में ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। आप चौहान पढ़ोगे अभी, और एक महान शासक हुए PR III, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो बहुत महान थे, लेकिन महाराणा प्रताप से वो इस स्थान पर पीछे रह जाते हैं। महान शासक हैं चौहानों के, लेकिन महाराणा प्रताप से वो पीछे रह जाते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान, नेतृत्व क्षमता, ये ऐसे गुण हैं जो महाराणा प्रताप को अलग ले जाके बिल्कुल आगे की पंक्ति में ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए गुणवान ऐसे महापुरुष अपने, बहुत धन्य किस्मत है, भाग्य है अपने कि अपन उस राजपूताना की मातृभूमि में उत्पन्न हुए हैं, वहां पे हमारा जन्म हुआ है जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कितनी महानता की बात है। हम अपने आप में ही, भाई ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं राजस्थान को, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में राजस्थान को इस वजह से जाना जाता है कि वहां पे कौन हुआ है, महाराणा। कर्नल टॉड ने तो कहा है कि लियोनिडास एक योद्धा थे यूनान के। कर्नल टॉड कहते हैं कि लियोनिडास से महाराणा प्रताप की कोई तुलना नहीं है। लियोनिडास से महाराणा प्रताप की कोई तुलना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लियोनिडास जैसे तो हल्दी घाटी के, मेवाड़ के घर घर में हैं। लियोनिडास जैसे योद्धा मेवाड़ के हर घर में है, हर घर में। तो महाराणा प्रताप से क्या उनकी तुलना होगी? इसलिए महाराणा प्रताप को कहते हैं हिंदुआ सूर्य। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूर्य। तो ये बातें हैं, जितनी अपन कहें उतना ही कम है। बहुत ज्यादा मतलब वर्णन करना अपने लिए संभव नहीं है। इसलिए आज यही है, आप महाराणा प्रताप को नमन कीजिए, उनकी जयंती है, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चौहान वंश पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप की जय बोलेंगे सभी, महाराणा प्रताप की जय। सभी बोलेंगे महाराणा प्रताप की जय। वेरी गुड। अब अपन अजमेर के चौहान पढ़ेंगे।